पिछले कुछ दिनों से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई लगातार नए नए इंडेक्स लॉन्च कर रहा है और वहीं साथ ही आज बैंकेक्स की को लॉन्च किए हुए भी पूरा एक साल हो चुका है। आगे बीएसई की ग्रोथ को लेकर क्या प्लान है और साथ ही एनएसई की तरफ से जो वीकली एक्सपायरी बंद करने का एसएबी की तरफ से जो वीकली एक्सपायरी बंद करने का डिसीजन हुआ है उसका कितना असर वॉल्यूम्स पर पड़ेगा, नए इंडेक्सेस लॉन्च करने के पीछे क्या कारण है और बीएसई की आगे किस तरह की तैयारी, इन सब पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदरारमण राममूर्ति सर। राममूर्ति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और जी बिजनेस पर आने के लिए। सबसे पहले आपको, बीएसई की पूरी टीम को और बीएसई के साथ जुड़े हुए सभी निवेशकों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि ये पिछला एक साल बीएसई और बीएसई के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है, चाहे वो बीएसई के शेयर में निवेश करने वाले निवेशक हों या फिर बीएसई के साथ जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हों। और मेरे ख्याल से अब तक सबसे बेहतरीन साल आपके लिए रहा होगा वेल्थ बनाने के लिहाज से, जिस तरह से बीएसई के स्टॉक ने परफॉर्म किया है, इसके लिए भी एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और कॉम्प्लीमेंट्स। सर, शुरुआत करना चाहता हूँ बैंकेक्स के एक साल आपने, आज ये पहली वर्षगांठ है आपके बैंकेक्स को लॉन्च करने की और बड़ा सक्सेसफुल लॉन्च रहा है। बताएं सर, किस तरह की यात्रा रही पिछले एक साल में बैंकेक्स को लेकर? अनिल जी, सर्वप्रथम नमस्कार और हमें ये शो में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद और दिवाली की शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर। हमारे लिए आज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यही दिन पिछले साल हम बैंकेक्स का पुनर्निवेश किया था मार्केट में। ये री इंट्रोडक्शन का जर्नी जो बात कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक और सफलता के साथ था। जब हम शुरू किए थे, हमें ऐसा अंदाजा नहीं था कि एक साल में ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, व्हेन अगर हम वो गिनती लें, 643 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुआ है। इसका पीक नोशनल टर्नओवर था इसका 230 लाख करोड़। मोर देन 110 एफपीएस इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तकरीबन 450 ब्रोकर्स इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अभी तक तो जर्नी बहुत ही, इस सफर बहुत अच्छा है, उम्दा है। आगे भी ऐसे ही रहेगा, यही हमारा उम्मीद है सर। सब लोगों को साथ, सबका विकास, सबका सहयोग से आगे इसको ले जाएंगे, यही हमारा उम्मीद है। बिल्कुल सर, और इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके कुशल नेतृत्व की वजह से काफ़ी कुछ, क्योंकि एक समय था जब बीएसई को कभी वायदा कारोबार के एक्सचेंज के तौर पर देखा और समझा ही नहीं जाता था। एक समय था जब बीएसई के स्टॉक में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता था, लोग उसमें निवेश करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुश्किल से 3 साल में बीएसई का स्टॉक 17-18 गुना हो चुका है, पिछले एक साल में भी 2 गुना से ज़्यादा। और जिस तरह से वायदा कारोबार के वॉल्यूम्स पिकअप हुए हैं बीएसई में, जाहिर सी बात है कि एक्सचेंज की जो एक इमेज थी उसमें बड़ा बदलाव आया और उसकी काफ़ी कुछ क्रेडिट आपको और आपकी टीम को जाती है सर। लगातार अब आपकी तरफ से नए नए इंडेक्स लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में मैं देख रहा हूँ हर तरह के अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों इतने इंडेक्स इस वक्त नए लॉन्च किए जा रहे हैं सर? हम अब जैसा आप जानते हैं सर, हमारा एक इंडेक्स सब्सिडियरी था जिसमें हमारा शेयर होल्डिंग 50% का था। वो एसएनपी के साथ हमारा टाई अप था पहले। तो हमने ये सोचा कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है उसके साथ वो इंडेक्स का बिजनेस बहुत जुड़ी हुई। तो हमें आगे तरक्की करना है, तो तरह तरह की इंडाइसेस जो मार्केट में पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड के लिए पसंद हो, पैसा लाना चाहिए। ये इंडेक्स जो होता है वो बेंचमार्किंग के लिए म्यूचुअल फंड से यूज किया जाता है और पैसिव फंड्स जो आते हैं वो भी यूज करते हैं। पैसिव फंड्स में बहुत फायदा ये है कि ये जो रिस्क होता है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कम होता है। पैसिव पैसिव फंड्स इसीलिए अच्छा रहता है, मार्केट नए मार्केट पार्टिसिपेंट जो भी आते हैं उनके लिए शुरुआत में पैसिव फंड्स ही अच्छे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे इंडाइसेस होना चाहिए, इंडाइसेस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो हमारा खुद का इंडेक्स कंपनी होना चाहिए। ये 50% शेयर होल्डिंग से बेहतर ये होगा कि पूरा अगर हम उसका शेयर होल्डिंग होल्ड करें। तो हम एसएनपी से बात किए थे और उसकी वजह से हम अभी पूरा एक्वायर कर दिया कंपनी को मई 2024, मतलब 4-5 महीने पहले से हम ये कंपनी हमारा पूरा हो गया। तो इसीलिए हम नया नया इंडेक्स जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमसे मांगते हैं वो ही इंडेक्स ला रहे हैं।
जी। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमें बोलते हैं कि ऐसा एक इंडेक्स बीएससी के अंदर भी होना चाहिए, तो उसको हम विचार विमर्श करके जांच करके उसको ले आ रहे हैं। यही है इसका कारण। जी, राममूर्ति सर, वीकली एक्सपायरी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, पार्टिसिपेशन भी ज़बरदस्त आया। उसके बाद सेबी की तरफ से जो अब कंसल्टेशन पेपर पर फाइनल गाइडलाइंस आई, उसमें अब वीकली एक्सपायरी बंद की गई। खाली एक फ्लैगशिप जो आपका सेंसेक्स का डेरिवेटिव है उसकी वीकली एक्सपायरी रहेगी। कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को, और क्या किस तरह का असर एक्सचेंज के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर इसका पड़ेगा? तो ये तो वक्त बताएगा कि कितना वॉल्यूम का असर होगा, लेकिन हम ये सोचते हैं जो ये ऑप्शंस प्रोडक्ट है वर्सटाइल प्रोडक्ट है। हम्म। नॉर्मल लीनियर प्रोडक्ट से नॉन लीनियर प्रोडक्ट और भी वर्सटाइल। ये वर्सटाइल प्रोडक्ट में वीकली का एक अपना जगह है, मंथली का एक अपना जगह है। हर प्रोडक्ट में उसका खुद का कुछ फायदे कुछ नुकसान होता है। वीकली प्रोडक्ट में क्विक टर्न अराउंड एंड इजियर फ्लेक्सिबिलिटी का बात थी, तो लोग इसीलिए पहले उसको चुन रहे थे। अभी मंथली आया है, उसमें बहुत सारी सुविधा है, तो उसको बाहर लाना, मार्केट पार्टिसिपेंट के सामने रखना हमारा कर्तव्य। वही हम कोशिश करेंगे। कुछ नमूना पेश करना है तो एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करेंगे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम रहता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट में टिपिकली। इसकी वजह से उसका जो प्राइस होता है कंपैरेटिवली चीपर होता है। मतलब अगर आप एक वीकली ऑप्शन का प्राइस लेंगे, उसको 4 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बराबर नहीं होता है मंथली ऑप्शन का। मंथली ऑप्शन उससे बहुत कम रहता है क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम रहता है और थीटा भी कम रहता है। थीटा डीके जो होता है वो एक्सपायरी के नजदीक ही ज्यादा होता है। अभी तो बहुत समय है, 1 महीने का टाइम है। जो मार्केट में व्यू ले रहा है, उसका व्यू सफल होने में ज़्यादा टाइम उसको मिल रहा है। और फ्रिक्शन कॉस्ट जो बोलते हैं ना, ब्रोकरेज, एसटीटी वगैरह, वो भी कम होगा क्योंकि 4 हफ्ते में अगर 4 बार निवेश करता है, अभी महीने में 1 बार इसमें निवेश करता है, तो फ़र्क पड़ता है। तो एक्सचेंज को भी फायदा होता है इसमें। वॉल्यूम्स हैंडल्ड, वर्क हैंडल, ऑपरेशंस हैंडल, सब में एक बैलेंस आ जाता है। तो हमारा ख्याल में मंथली ऑप्शन का एक अपना खुद का जगह है, उसमें बहुत सारे फायदा है। वो हमें मार्केट पार्टिसिपेंट के सामने लाना है, उनको उसमें ध्यान और ज्ञान दोनों देना चाहिए। अगर वो हम ठीक से करेंगे, जितना जितना उत्साह के साथ वो वीकली में निवेश करते थे, उसी उत्साह के साथ विथ मोर एडवांटेजेस वो मंथली में काम करने की संभावना है। बात है। तो काफ़ी कुछ वीकली वॉल्यूम्स मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। कितना असर पड़ेगा ये समय बताएगा। लेकिन काफ़ी लोग ये मानते हैं कि कहीं बीएसई इसलिए तो एक के बाद एक नए इंडेक्स लॉन्च नहीं कर रहा है कि सारे इंडेक्स की एक एक मंथली एक्सपायरी रखी जाए, अलग अलग समय पर रखी जाए, तो हर हफ्ते दो तीन इंडेक्स आपके एक्सपायर होते रहें, तो ऐसा भी ना लगे कि आप वीकली एक्सपायरी कर रहे हैं और साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी भी होते जा रहे, आपको वो वॉल्यूम का नुकसान ना हो। क्या इसके पीछे ये इरादा है? अब तो एक नया आइडिया दिया है सर, अभी तक तो ये इरादा नहीं था। अनजाने में ही दे दिया सर मैंने शायद। ये हंसी मजाक में हमने बोल दिया। जी। हकीकत की बात है कि हम जो भी करेंगे जी। रेगुलेटर का अप्रूवल के बगैर तो करेंगे। राइट। रेगुलेटर जो मार्केट के लिए उचित समझेगा उसी का अप्रूवल दे देंगे, उसी के उसी के रास्ते पे हम जाएंगे। बात है। तो रेगुलेटर की अप्रूवल का इंतज़ार रहेगा। एक और बात जो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आज सर ये फ्यूचर्स ऑप्शंस में लिमिट्स को बदलाव को लेकर आया है कि अब आपकी लिमिट जो है वो 15 गुना बढ़ा दी गई है। अब आप 7,500 करोड़ की लिमिट रख सकते हैं, या 15%, दोनों में से जो भी कम हो। इससे किस तरह का बदलाव होगा, किस तरह का फ़र्क पड़ेगा, ज़रा ये समझाएं सर। सर हमारा मानना ये है, इससे मंथली ऑप्शंस के लिए बहुत फायदा। ओके। अगर कोई निवेशक मंथली में निवेश करता है और पोजीशन को होल्ड करता है, ओपन पोजीशन लिमिट को वो खा जाता था।
तो उसको रोजाना जो भी ट्रेडिंग करना है उसमें दिल उसके लिए ओपन पोजीशन नहीं मिलता था। अभी तो बढ़ाया है, तो इसीलिए वो थोड़ा फिक्र के बगैर मंथली में अपना पोजीशन रख सकता है। तो ये मंथली ऑप्शन मार्केट को बिल्ड करने में एक्सचेंजेस को बहुत सुविधाजनक होगा, यही हमारा मानना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने इसका एनालिसिस। मैं सोच भी रहा था कि इसके पीछे क्या पर्पस हो सकता है। मुझे लगा कि शायद जो ऑप्शन बेचते हैं उनको ज़्यादा सुविधा हो, लेकिन अब जैसे वीकली एक्सपायरी बंद होकर मंथली की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए लिमिट ज़्यादा होना और बेहतर होना भी बढ़िया है। ये एक अच्छा आपने इसका पूरा एनालिसिस दिया। अब आता हूँ सर यूनिफॉर्म चार्जेस के स्ट्रक्चर पर। अब आपने भी लागू कर दिया है, ये बताएं सर बीएससी के लिए रेवेन्यू के लिहाज से ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर न्यूट्रल रहेगा, रेवेन्यू कम होगा या बढ़ने की उम्मीद है? सर हम तो जो हमारा परिस्थिति अभी है जी। उसको ध्यान में रखते हुए उसी को इक्वलाइज किया है, तो हम्म। इसीलिए इसका न्यूट्रल इफेक्ट लेकर ही हमने इसको लागू किया है। तो न्यूट्रल रखिए। अब वॉल्यूम और बिजनेस बढ़ने के साथ बढ़ जाए तो अलग बात है, बट अभी आपके लिए न्यूट्रल एकदम, राइट सर? ओके। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज सुबह सुबह ही आई जेफरीज की तरफ से। उन्होंने बीएससी पर टारगेट अपने रखे 3500 रुपये के स्टॉक के प्राइस से भी 30-40% नीचे के टारगेट दिए। हालांकि टारगेट उन्होंने बढ़ाए 2800। हालांकि हम तो, आप जानते भी होंगे, मुझे नहीं पता, हम शायद बीएससी के स्टॉक पे मेरे से ज़्यादा बुलिश आपको हिंदुस्तान में और कोई ना मिले। लेकिन क्या कहेंगे जेफरीज के इस टारगेट पर जो उन्होंने करंट मार्केट प्राइस से 30-40% नीचे का टारगेट दिया? उनका ये कहना है कि बीएससी ओवर वैल्यूड है। हम इसमें ज्यादा कुछ बोलने की काबिल ना रहे सर, वो तो रिसर्च एक्सपर्ट है, हम्म। वो बहुत सारी चीजों को देखकर वो रिसर्च रिपोर्ट देते हैं। ना बीएससी का भाव बढ़ने में या घटने में हमारा कुछ कुछ हाथ है, हम बस हमारा काम कर रहे हैं। तो इसका असर अगर भाव बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट करने वाले सोचते हैं कि ये ज्यादा भाव है, वो उसके लिए कारण उनके पास होगा, हमारा इसमें कोई कमेंट नहीं है सर। जी सर, आप सही कह रहे हैं कि आपका हाथ बीएससी के भाव बढ़ने घटने में है नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके हाथों से जो काम हो रहा है बीएससी में, उसका हाथ जरूर है जिसकी वजह से बीएससी का शेयर इतना भागा है। एक और आपका स्टार प्रोडक्ट है स्टार म्यूचुअल फंड, उसका आपने एक नया वर्जन भी लॉन्च किया है। वो भी ऑलमोस्ट आपका मोनोपोली प्रोडक्ट या मार्केट लीडर तो डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर वहाँ बताएं कि किस तरह की परफॉर्मेंस अभी है और उसको क्या किसी तरह से मोनेटाइज करने का, उसको सेपरेट करके या कुछ उसका आईपीओ लाने का, इस तरह का कोई प्लान है सर? सर ये जो स्टार प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसका लाइसेंस हमें इसीलिए मिला है कि वो हम स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज से उसको अलग करेंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। ये स्टॉक एक्सचेंज है, इसीलिए ये प्रोडक्ट हम चला रहे हैं। वो प्रोडक्ट में जितना तरक्की ला सकते हैं, कितना प्रगति हो सकता है, कितना सुविधा ला सकते हैं, कितना कितना फैसिलिटीज हो सकता है, उसी में ध्यान पे रखते हुए वर्जन 2 ला रहे हैं। उसको वो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, एक आध मॉड्यूल रिलीज हो चुका है, बीटा वर्जन कई लोगों के साथ यूज कराने के लिए दिया है ताकि वो स्टेबिलाईज हो जाए। नए जो भी आते हैं उनको हम नया प्लेटफॉर्म में ही ला रहे हैं, पुराने जो भी हैं उनको टाइम दे रहे हैं टू शिफ्ट टू द न्यू प्लेटफॉर्म। तो इस ये दोनों वर्जन थोड़े दिन के लिए साथ साथ रहेगा, उसको सनसेट करेंगे अगले साल पुराना वर्जन को, तब तक दोनों को स्टेबलाइज करने देंगे। पुराना वर्जन के ऊपर भी बहुत काफी काम करके उसको भी स्टेबलाइज किया है। जैसा आप जानते हैं सर, 2022 में बहुत सारा रेगुलेटरी चेंजेस आए थे म्यूचुअल फंड हैंडलिंग में। वो ऑपरेशनल चेंजेस की वजह से बहुत काम करना पड़ा वो सिस्टम के ऊपर, उसको स्टेबलाइज कराने। आते आते हमें पहला काम वही था कि इसको पहले स्टेबलाइज करें, साथ ही साथ नया वर्जन लाएं। पुराना वर्जन स्टेबलाइज हो चुका है, फिर भी अब नया वर्जन तो ला ही रहे हैं क्योंकि नया वर्जन में ज्यादा फंक्शनैलिटीज है, फीचर्स है, कंट्रोल्स है, गवर्नेंस है, सस्टेनेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, मॉड्यूलर है इसीलिए स्केलेबल होता है। तो ये सब कर रहे हैं और इसको साथ साथ थोड़ी दिन के लिए रखेंगे, शायद अगले साल हम पहला पुराना वर्जन को सनसेट कर।
सर एक और बीएसई का प्लेटफॉर्म जो बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल साबित हुआ है, जिससे कि छोटे बिजनेसमैन, छोटे कारोबारियों, छोटी कंपनियों को पैसा रेज करने में आसानी हुई, वो एसएमई प्लेटफॉर्म था। आपने उसमें लीडरशिप भी ली। सबसे ज़्यादा कंपनियां अगर एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई तो वो बीएसई से हुई है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ कंपनियों में बहुत अनाप शनाप और सब्सक्रिप्शन हुए हैं। रेगुलेटर्स ने थोड़ी चिंता भी जताई है। इस स्पेस को इन्वेस्टर्स के लिए मजबूत करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए और कंपनियां ठीक तरीके से आए, ठीक तरीके से पैसे जुटाए और निवेशक ना फंसे, इसके लिए बीएसई क्या प्रयास कर रही है? बहुत कोशिश कर रहे हैं सर। सबसे पहला ये है कि हमारा जो लिस्टिंग कंडीशंस है वो कम कम से कम 6-7 महीने पहले हम उसको थोड़ा टाइटन किया था, जैसा आप जानते हैं। और रिसेंटली हम एक मर्चेंट बैंकर्स का बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया था। उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट किया है कि क्या-क्या चीज़ और ध्यान से देखना चाहिए, कैसा अच्छे-अच्छे एसएमईज़ को लाना चाहिए, गलत एसएमई अगर लगे तो उसको ना लाना चाहिए, ये सब उनसे बात किया, उसको मजबूत कर रहे हैं उधर। हम रेगुलेटर से भी हमेशा संपर्क में रहते हैं, रहते ही रहेंगे और जो भी हमारे डिस्कशंस की नतीजे से कुछ निकलता है नया कानून, उसको भी हम संभालेंगे। हमारा मानना ये है कि ये देश का प्रगति के लिए एसएमई का लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अच्छे कंपनीज़ ही लिस्ट होना चाहिए, गलत कंपनीज़ नहीं आना चाहिए। फॉर्च्यूनेटली एसएमईज़ में रिटेल इन्वेस्टर को प्रवेश मना करके रखा है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर जैसे लोगों को ही आने के लिए टिकट साइज़ बढ़ा के रखा है, वगैरह-वगैरह। तो इसके साथ अगर हम और भी टाइटन करते जाएँगे, इससे एसएमई प्लेटफ़ॉर्म और एसएमई लिस्टिंग और मजबूत होगा और उसकी वजह से भारत की प्रगति और तेज़ी से बढ़ेगी, ये हमारा मानना है। हम उम्मीद करते हैं सर कि जो प्रयास आपके द्वारा, आपकी टीम और एक्सचेंज के द्वारा किए जा रहे हैं, उसका असर बिल्कुल साफ दिखेगा और दिख भी रहा है। राममूर्ति सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बैंकेक्स के रीलॉन्च की पहली वर्षगांठ पर मैं एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीएसई ने, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या चाहे वो बीएसई के इन्वेस्टर्स हो, दोनों के लिए वेल्थ बनाने में जितनी मदद की है और जिस तरह से बड़ा काम किया है, वही काम आपके नेतृत्व में आगे भी होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपकी शुभकामनाएँ के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।